Hello students, welcome back. I hope you are doing fine. So as you know that we have started a series of class 11 subject entrepreneurship. तो हम सेकंड चैप्टर को हम जो है हमने लास्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे आगे जो आपका ये चैप्टर है उसको हम आगे जो है पढ़ते हैं। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका कॉम्पिटेंसीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो कौन होता है, वो कितने टाइप के आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कैटेगरीज, जैसे मोटिवेशन के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। तो अलग अलग प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर्स है वो हमने पढ़े, राइट। तो इस चैप्टर को हम जो है कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो एंटरप्रेन्योर है उसकी क्या क्या जो है कॉम्पिटेंसीज होती है। देखो, कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये है कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, राइट। तो उसको आप कहते हो आप कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब हिंदी में है योग्यता। आपके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए कि जो है आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, एथिकल एंटरप्रेन्योर आपके वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो किसी भी पर्सन के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, यानी कि अपने नैतिक मूल्यों के बेसिस पे काम करते हैं, राइट। यानी किसी के साथ कोई भी किसी भी टाइप का फ्रॉड ना करना, बिल्कुल लॉजिकली तरीके से, बिल्कुल एथिकल तरीके से वो काम करते हैं, वैल्यूज और मोरल के ऊपर काम करते हैं, कोई भी फ्रॉड वगैरह स्कैम वगैरह नहीं करते हैं। यानी कि वो हमेशा जो आपका कस्टमर होता है उसका जो है प्रॉफिट, मतलब बेनिफिट चाहते हैं, यानी कि उसको प्रोडक्ट जो है हाई क्वालिटी का मिले और उसकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइनली सोल्व हो, राइट। तो इस प्रकार के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको बोलते हैं एथिकल एंटरप्रेन्योर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, और एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बारे में हम कुछ चीजें देखेंगे। तो आपका सेकंड चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसके अंदर अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। वैल्यूज के बारे में बात करनी है, एटीट्यूड के बारे में बात करनी है एक एंटरप्रेन्योर का, आपका जो एंटरप्रेन्योर है और जो एम्प्लॉय है उसके बीच में आपका जो है डिफरेंसेस क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर की जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको हम क्या कर ले, कंप्लीट कर ले, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या फिर एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो नॉलेज होती है, जो स्किल्स होती है, एक एंटरप्रेन्योर का जो एटीट्यूड होता है, एबिलिटीज होती हैं, तो वो एक एंटरप्रेन्योर को कैसे हेल्प करती हैं एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए एंड उसको ग्रो करने के लिए, राइट। अगर आपको भी एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर ये जो स्किल्स हैं, ये जो एबिलिटीज हैं, ये जो नॉलेज है और ये आपका जो एटीट्यूड है वो आपको किस तरीके का बनाना पड़ेगा कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन पाओ, राइट। तो एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये है, entrepreneurial competencies are the knowledge, skill, attitude and ability that help an entrepreneur successfully start, manage and grow a business। एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो भी आपको नॉलेज की जरूरत होती है, जो आपको स्किल्स की जरूरत होती है, जो एबिलिटीज की जरूरत होती है, जो एटीट्यूड की जरूरत होती है, वो आपकी होती है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, कोई भी व्यक्ति जैसे जब वो पैदा होता है, जैसे हमने एक एंटरप्रेन्योर के बारे में मिथ पढ़ी थी कि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट बोर्न, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स जन्म से पैदा नहीं होते हैं, वो टाइम टू टाइम चीजों को सीखते हैं और उसके बाद वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। यानी कि कुछ कॉम्पिटेंसीज हैं वो टाइम के साथ उसको सीखनी पड़ती हैं, कुछ स्किल्स हैं, कुछ एबिलिटीज हैं, कुछ मतलब नॉलेज है जो उसको टाइम टू टाइम लेना पड़ता है, उसके बाद वो एंटरप्रेन्योर बनता है, राइट। सो दिस कॉम्पिटेंसीज आर नॉट ओनली इनहेरिटेड, यानी कि ये जो एबिलिटीज हैं, ये जो योग्यताएं हैं एक एंटरप्रेन्योर के अंदर जो होती हैं वो इनहेरिटेड नहीं होती, वो जन्म से ही उसको नहीं मिलती हैं, राइट। दे कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड थ्रू। और वो किसके थ्रू डेवलप हो सकती है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कॉम्पिटेंसी, उसके अंदर कैसे आ सकती है योग्यता, तो वो एजुकेशन के थ्रू आ सकती है, राइट। अगर आप एजुकेशन लेते हो तो उसके बाद आप नॉलेजेबल बनते हो, यानी कि एजुकेशन से आपको नॉलेज मिलती है, राइट। तो वहां से आपकी जो कॉम्पिटेंसी है तब आप एक एंटरप्रेन्योर बनने के योग्य होते हो। आप टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लेते हो, उससे आपको क्या मिलता है,
आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, आप चीजों को सीखते हो, राइट। तो ये भी आपकी एक नॉलेज का पार्ट है। एक्सपीरियंस से आपको कॉम्पिटेंसी मिलती है, लगातार आप उन चीजों को प्रैक्टिस करते हो तो वहां से आपके अंदर कॉम्पिटेंसीज बिल्डअप होती है। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर को अपने अंदर स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड और एबिलिटीज को बिल्डअप करना है तो वो इनहेरिटेड नहीं होता है, वो हमेशा उसके अंदर कैसे डेवलप होता है, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से एंड प्रैक्टिस से उसके अंदर जो है वो डेवलप होता है, राइट। तो ये है आपका एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज क्या होता है, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज, राइट। अब जो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज हैं वो कितने टाइप की होती हैं इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखो, एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज आपकी 3 टाइप की होती है। सबसे पहला आपका है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी, दूसरा आपका है एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसी और तीसरा आपका है एंटरप्राइज मैनेजिंग कॉम्पिटेंसी। तो सबसे पहला जो आपका है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर को, अगर एक व्यक्ति को अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके खुद के अंदर यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो उसको मतलब उसका पर्सनल जो बिहेवियर है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन पाए। यानी कि उसके बिहेवियर की जो क्वालिटीज हैं, जो उसकी पर्सनल क्वालिटीज हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो उसको रिक्वायर्ड है उसको कहते हैं बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। देखो, इनको वन बाय वन हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो ये मैं आपको एक मोटा मोटा आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या होता है। दूसरा आपका है एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसी, एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिन भी आप एबिलिटीज की जरूरत होती है उसको बोलते हैं एंटरप्राइज लॉन्चिंग कॉम्पिटेंसी, राइट। एक एंटरप्रेन्योर है, वो अपने बिजनेस को लॉन्च करना चाहता है, तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज है, कौन कौन से एटीट्यूड स्किल्स होने चाहिए कि वो अपने बिजनेस को लॉन्च कर पाए। और जो थर्ड टाइप आपका है वो है आपका एंटरप्राइज मैनेजिंग कॉम्पिटेंसी, यानी कि पूरे बिजनेस को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए किन किन एबिलिटीज की जरूरत है, किन कॉम्पिटेंसीज की जरूरत है, उसको आप कहते हो एंटरप्राइज मैनेजिंग कॉम्पिटेंसी, राइट। तो ये 3 टाइप की आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं। तो इनके अंदर भी आपकी अलग अलग चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, तो वन बाय वन हम इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। तो जैसा मैंने आपको बताया बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी रेफर्स टू द क्वालिटीज, वो आपकी क्वालिटीज होती हैं, एंड बिहेवियर वो आपका बिहेवियर होता है डिस्प्लेड बाय एंटरप्रेन्योर्स व्हाइल परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटी। जब वो बिजनेस एक्टिविटीज को करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को वो जब डिस्प्ले करते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर, उसको आप बोलते हो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। यानी कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसको आप बोलते हो बिहेवियर कॉम्पिटेंसी, राइट। सो दिस कॉम्पिटेंसीज आर एसेंशियल फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर इरिस्पेक्टिव ऑफ, हर एक एंटरप्रेन्योर को इनकी जरूरत होती है। आपके बिजनेस का जो साइज है उसके बेसिस पे आपके बिजनेस की लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, किस टाइप का आपका बिजनेस रन कर रहे हो, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उसके बेसिस पे आपकी बिहेवियर जो कॉम्पिटेंसी है वो क्या होती है, वो जरूरत होती है, मतलब उसकी जरूरत होती है, राइट। अब बात करते हैं बिहेवियर जो आपकी कॉम्पिटेंसी है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आपकी 9 चीजें हैं जो आपको इसके अंदर पढ़नी है, राइट। तो सबसे पहले आपकी है बिहेवियर कॉम्पिटेंसी के अंदर आपका इनिशिएटिव। अगर एक व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर बनना है तो वो व्यक्ति, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मतलब कदम उठाए। ऐसा ना हो कि उसके दिमाग में कोई आइडिया है, उसको कोई रिस्क लेना है, कोई डिसीजन लेना है, वो वैसे का वैसा उसी सिचुएशन में बैठा है, वो कदम नहीं उठा रहा है, यानी कि एक्शन नहीं ले रहा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, राइट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका है सिस्टमेटिक प्लानिंग। अगर आप अपने बिजनेस की सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं करोगे, यू विल नॉट एबल टू रन योर बिजनेस इन द लॉन्ग रन, राइट। उसके बाद है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क लेना और रिस्क को मैनेज करना, ये भी आपके बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी के अंदर इंक्लूड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेकिंग डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करना और आपको डिसीजन कैसे लेने हैं। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस का मतलब होता है कीप गोइंग। अगर आपको बहुत सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आपको
आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर अगर आपको देखने को मिलती है, तो लगातार चलते रहने का नाम ही परसिस्टेंस है, यानी कि हार ना मानना, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी वर्क, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए प्रोडक्ट्स को आप लॉन्च कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बिहेवियर के अंदर ये होना चाहिए कि मुझे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देनी है, बस ये आपकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। उसके बाद है इंफॉर्मेशन सीकिंग, लगातार इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते रहना। ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसी के बेसिस पे आप सारा काम करो, नहीं, टाइम टू टाइम आपको रिसर्च करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप कॉम्पिटिटर्स को बीट कर पाओगे, राइट। और लास्ट आपका है परसुएशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, राइट। दूसरे, यानी कि परसुएशन का मतलब है कि जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनको कन्वे करना आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है, उनको मनाना, राइट। और दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, ये भी आपके बिहेवियर के अंदर होना चाहिए, तो तब जाके आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, राइट। तो ये थी आपकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज। अब जो मैंने बात की है ये 9 पॉइंट्स की, अब इनको वन बाय वन आपको पढ़ना है डिटेल में, राइट। तो सबसे पहला आपका है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कदम उठाने वाला। देखो, अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप रिस्क लेने वाले हैं और आप ये सोच रहे हो कि मैं रिस्क लूं या ना लूं। अगर आपने ये भी सोच लिया, आपके दिमाग में आया कि मेरे को रिस्क लेना चाहिए, और उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप स्टेप्स नहीं आगे फॉरवर्ड आप लेके जा रहे हो, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव का मतलब होता है टेक एक्शन विदाउट वेटिंग फॉर समवन एल्स। किसी का वेट नहीं करना आपको, आपके दिमाग में जो आइडिया है उसके ऊपर आपको काम करना है, दैट्स इट, right. Initiative means taking action without waiting for someone else. Entrepreneurs identify opportunity and act quickly. अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो सिर्फ उसको एज अपॉर्चुनिटी लेके बैठे मत रहो। डू इट, रिस्पोंड फास्ट, एक्ट क्विकली, जल्दी से जल्दी उसके ऊपर काम करो, क्योंकि सेम आइडिया अगर किसी के दिमाग में आ गया, अगर वो आपसे पहले जो है उसके ऊपर काम करता है, तो आप पीछे रह गए और वो आगे आपसे निकल गया, सेम आइडिया के ऊपर वो आपसे आगे निकल गया जो आपने सोचा था, ठीक है। तो ये आपका इनिशिएटिव का मतलब, आपका मतलब होता है। वाही इनिशिएटिव इज इंपॉर्टेंट। देखो, अगर किसी भी बिजनेस को रन आपको करना है, किसी भी काम को अगर आपको करना है, अगर हम एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की अगर हम बात करें, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो इनिशिएटिव लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, स्टार्ट्स न्यू बिजनेस आइडिया। देखो, अगर आप दिमाग में आइडिया है, अगर आप कोई कदम नहीं उठा रहे हो, तो इसका मतलब आप उस आइडिया को रियलिटी में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। आपके नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिव लेना जरूरी है। कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सोल्व करने के लिए इनिशिएटिव लेना जरूरी है। आपने ये देखा कि किसी भी पर्सन को ये प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड आपके दिमाग में आइडिया आया, और वो आइडिया बस आइडिया तक सीमित रह गया, आपने कुछ काम नहीं किया, आपने कुछ कदम नहीं उठाया, राइट। तो आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर पाओगे? सो कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इनिशिएटिव उठाना जरूरी है। क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे निकलने के लिए भी इनिशिएटिव उठाना जरूरी है, कदम उठाना जरूरी है। और जो लास्ट आपका है, हेल्प अचीव गोल फास्टर। अगर आप कुछ करोगे नहीं, तो आप अपने गोल्स को अचीव कैसे कर पाओगे, राइट। अगर आप उसके अगेंस्ट आप कुछ एक्शन लेते हो, आप रिस्पोंड करते हो, आप जल्दी से अपने आइडिया के ऊपर काम करते हो, तभी जाके आप आपके गोल्स को फास्टली अचीव कर पाओगे। तो अपने गोल्स को फास्टली अचीव करने के लिए इनिशिएटिव लेना जरूरी है, राइट। अब बात यह है कि एक एंटरप्रेन्योर है, उसको इनिशिएटिव कैसे लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में डायरेक्टली कोई आइडिया और उसके ऊपर आप डायरेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर को इनिशिएटिव लेने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, मार्केट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। अब मान के चलो आपके दिमाग में आइडिया आया और डायरेक्टली आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने आइडिया सोचा है उसका मार्केट के अंदर पोटेंशियल कितना है, राइट। और लोग इसके अंदर कुछ क्या काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स के साथ आप सलाह करोगे, ठीक है। यानी कि एक्सपर्ट से आप चीजों को पूछोगे कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है, राइट। तो मार्केट का एनालिसिस करने के बाद, स्टडी करने के बाद, तब आप इनिशिएटिव ले सकते हो। उसके बाद है अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड। लोगों की जरूरतें क्या है, आपने जो आइडिया सोचा है क्या वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो दैट्स
द मीनिंग ऑफ दैट कि जो आप इनिशिएटिव लेने वाले हो वो बिल्कुल बेकार है, वो किसी भी काम का नहीं है। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड पीपल, जिन लोगों ने ऑलरेडी वो काम कर लिया है, ऑलरेडी उस आइडिया के ऊपर काम कर लिया है, उन लोगों से सीखना कि उनका जो बिजनेस है वो काम किया था या नहीं किया था, जब उन्होंने एक्शन लिया था उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनका बिजनेस फेल हुआ सक्सेसफुल हुआ, वहां से आपको सीखना है। अगर ऐसा है कि 10 लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, 10 में से 10 का फेल हो गया वो बिजनेस, इसका मतलब ये है आप मतलब उन एक्सपीरियंस लोगों से सीखने की जरूरत आपको है। गैदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपको जैसे पता है कि आधी जानकारी जो होती है वो खतरनाक होती है, राइट। तो आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, जो भी आप इनिशिएटिव लेने वाले हो, जिस भी बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो, आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को आपको गैदर करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हो, राइट। तो हाफ नॉलेज जो होती है वो हमेशा डेंजरस होती है। अंडरस्टैंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो प्रोडक्ट बनाने वाले हो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्या आपके पास वो टेक्नोलॉजी है कि आप उसको बना पाओ, उस प्रोडक्ट को समझने की जरूरत है कि क्या जो प्रोडक्ट है हाई स्टैंडर्ड का बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, मैं उसमें नई टेक्नोलॉजी और नए इंप्लीमेंटेशन क्या कर सकता हूँ उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, राइट। उसमें कितना आपका कॉस्ट आता है प्रोडक्शन करने के लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अरेंज हो पाएंगे कि या नहीं हो पाएंगे, तो पूरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को आपको पूरा समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इनिशिएटिव ले सकते हो। लोकल जो आपकी मार्केट है उसको समझना बहुत जरूरी है, जो लोगों के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की वो डिमांड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। उन लोगों की उसकी जरूरत है या नहीं है, उस पूरी लोकल मार्केट को समझने के बाद आप वो इनिशिएटिव ले पाओगे। और लास्ट आपका है एक्ट बिफोर कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स जो आपके हैं वो आपसे पहले कदम उठा ले, उससे पहले आपको एक्शन लेना पड़ेगा ताकि उनसे आप आगे निकल पाओ। तो ये था आपका इनिशिएटिव। तो ये आपकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी के अंदर आता है, यानी कि आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं एक्शन लूं, और वो कब लेना है वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर इस प्रकार की अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, स्किल है, अगर आपने वो डेवलप की है, देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप एक एंटरप्रेन्योर हो और बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हो। अब दूसरा इसके अंदर है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी के अंदर सिस्टमेटिक प्लानिंग। आपको पता है कि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए एक पूरा सिस्टमेटिक प्लान बनाना जरूरी होता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, आपका बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा। एक ब्लूप्रिंट रेडी करना जरूरी है कि इस टाइम पे मेरे को ये चीज करनी है, इस टाइम पे मेरे को ये चीज करनी है, और तब जाके आपका सिस्टमेटिकली तरीके से आपका बिजनेस ग्रो होगा, राइट। अब सिस्टमेटिक प्लानिंग का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक प्लानिंग मींस प्रिपेयरिंग अ प्रॉपर प्लान बिफोर स्टार्टिंग वर्क। काम करने से पहले आपको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करनी है, एक एग्जैक्टली आपको एक रोड मैप बनाना है कि जिसके बेसिस पे आप काम कर पाए, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो उनको पता है कि किस टाइम पे मेरे को क्या करना है, तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर होता है, पूरा प्लानिंग होती है किस टाइम पे आपको क्या चीज करनी है, तो तब जाके अगर आपके आपके अंदर ये प्लानिंग करने की अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंसी है, तो देन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, राइट। अब देखो प्लानिंग के अंदर अब चीजें क्या क्या इंक्लूड होती हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आपका मेन मोटिव क्या है, आप करना क्या चाहते हो उसके बेसिस पे प्लानिंग करना। आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, आप जो करना चाहते हो, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसके बेसिस पे आपको कौन कौन से रिसोर्सेज आप जो है इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे, आपको आपके लोकल एरिया के अंदर आपके आसपास वो कहां पे आपको मिलेंगे, वो चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। प्रेडिक्टिंग ऑब्स्टेकल्स, इसका मतलब ये है कि पूरी प्लानिंग के दौरान जब आप काम करोगे तो उसके दौरान आपको प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या क्या आ सकती हैं, बाधाएं क्या आ सकती है, उनको आपको प्रेडिक्ट करना। देखो किस टाइम पे कब अनसर्टेनिटी हो जाए उसका किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का हम पहले ही प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि इस टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो तब जाके आप जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो, एंड उसको पहले ही आप उसके बेसिस पे आइडियाज को डेवलप कर ले, तो उस टाइम पे उसको सोल्व करना आसान हो जाता है। और फोर्थ आपका है प्रिपेयरिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, उस उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के दूसरे रास्ते क्या हो सकते हैं, उसके लिए भी आपको पूरी प्लानिंग करनी है। तो ये था आपका प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। अब देखो बेनिफिट्स क्या है, अगर आप पहले ही सिस्टमेटिक तरीके से
प्लानिंग कर लेते हो तो उसका फायदा क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब सबसे पहला है रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अगर आप पहले ही पूरी प्लानिंग कर लेते हो, अगर पूरी प्लानिंग करने करने के बाद अगर उसी के बेसिस पे अगर आप चलते हो, तो ऐसी सिचुएशन आने के चांसेस बहुत कम है कि आपको अनसर्टेनिटी दिखे, राइट। तो जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो बाधाएं आने वाली हैं, उनको पहले ही, जो आपको खतरा आपको ऐसा लग रहा है कि महसूस होने वाला है बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, उसको पहले ही आप कम कर लोगे, राइट। तो मतलब आपकी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सिस्टमेटिक प्लानिंग। एक दूसरी चीज, अगर आप पहले ही पूरी प्लानिंग करके उसके बेसिस पे काम करते हो, आपका बहुत सारा टाइम बचता है। अगर आप साथ साथ सारी चीजें करोगे तो इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आप खुद भी नहीं समझ पाओगे, राइट। उसके बाद है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कि जब आप अपने बिजनेस को रन करोगे एफिशिएंटली तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने बिजनेस को रन कर पाओगे, अपने बिजनेस को सेटअप कर पाओगे बिल्कुल एफिशिएंटली तरीके से, राइट। आपके बिजनेस के अंदर, काम के अंदर एफिशिएंसी आएगी, यानी कि अच्छा आप काम करोगे। और फोर्थ बेनिफिट आपका है हेल्प्स अचीव गोल्स। आपकी गोल्स को फास्टली अचीव करने में आपकी सिस्टमेटिक जो प्लानिंग होती है वो आपकी मदद करती है। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया, अब उसके बाद बात करते हैं स्टेप्स इन सिस्टमेटिक प्लानिंग के अंदर स्टेप क्या होते हैं, राइट। सबसे पहली बात तो आपका जो बिजनेस गोल है वो आपको डिफाइन करना है कि आप करना क्या चाहते हो। जब पूरा वो डिफाइन हो गया, डिफाइन होने के बाद आपने ये देखा कि मेरे को जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मुझे जो है एक टूथपेस्ट बनाना है। ये पूरा बिजनेस गोल जो है मेरा डिफाइन होगा कि मेरे को टूथपेस्ट ही बनाना है, ताकि जो है और कॉम्पिटिटर्स को मैं क्या कर पाऊं, उनको कंपीट कर पाऊं और अच्छा प्रोडक्ट में दे पाऊं, उनसे बेटर प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट में दे पाऊं। उसके बाद आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जो आपकी जरूरी इंफॉर्मेशन है, उसको आप कलेक्ट करोगे। कलेक्ट करने के बाद तीसरा जो आपका स्टेप है वो है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसको आप अरेंज करोगे। जो आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जो रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, कैपिटल आपके रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन कैपिटल हो गया, जैसे लेबर हो गया, ठीक ठीक है, फाइनेंस आपका हो गया, ये सारे रिसोर्सेज को आप कलेक्ट करोगे, राइट। अब रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के बाद आपका फोर्थ स्टेप आपका आता है सिस्टमेटिक प्लानिंग। एक्शन प्लान क्या है, काम कैसे करना है, वो पूरा प्लानिंग आप करोगे। प्लानिंग करने के बाद उसका इंप्लीमेंटेशन करोगे, और इंप्लीमेंटेशन करने के बाद जो आपने प्लानिंग की थी, क्या उसके बेसिस पे आपका जो प्रोग्रेस है, जो आप काम कर रहे हो, उस पूरी प्रोग्रेस को मॉनिटर करोगे कि जैसा हमने सोचा था क्या वैसा हो रहा है। और लास्ट आपका है मेक इंप्रूवमेंट्स वेन एवर नीड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं पे गैप्स आपको दिख रहे हैं, जो हमने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो उन गैप्स को आप क्या करोगे, इंप्रूव करोगे। वहां पे अलग अलग स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करोगे जिससे आपके बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट आए, आपका प्रोडक्ट और अच्छा हो पाए। तो ये है आपकी सेकंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। अगर आप ये चीजें करने में सक्षम हो, अगर आपके अंदर ये सारी एबिलिटीज हैं, राइट, आपके अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं, तो इसका मतलब आपके बिहेवियर के अंदर ये आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए सिस्टमेटिक प्लानिंग की। तो ये आपका है सिस्टमेटिक प्लानिंग, जो आपकी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी के अंदर आपका आता है। तीसरा आपका है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देखो, क्रिएटिविटी और इनोवेशन दोनों अलग चीजें हैं, राइट, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है साथ में होना जरूरी है अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है। तो अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके बिहेवियर के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए एंड आप इनोवेटिव भी होनी चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में चलेगा, तब जाके आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। क्रिएटिविटी का मतलब है नए आइडियाज को जनरेट करना, क्रिएट करना, राइट। और इनोवेशन का मतलब है आपके जो आइडियाज आपके दिमाग में आए थे, अल्टरनेटिव अलग अलग तरीकों से उनसे प्रोडक्ट्स को बनाना, ये है आपका इनोवेशन, राइट। तो क्रिएटिविटी क्या है, एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडियाज, और इनोवेशन क्या है, कन्वर्टिंग क्रिएटिव आइडियाज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। अलग अलग अल्टरनेटिव तरीके से उसके आप यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है आप कैसे बना सकते हो, वो आपका इनोवेशन है, राइट। तो क्रिएटिव भी आपको होना है और आपका इनोवेटिव भी आपको होना है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपका साथ में चलेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जोमेटो और स्विगी। जब किसी भी पर्सन के दिमाग में एक आइडिया आया होगा कि क्यों ना फूड को डिलीवर किया जाए, राइट, तो ये आपकी क्रिएटिविटी थी।
ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि क्यों ना फूड की डिलीवरी की जाए, तो वो एक आइडिया था, तो वो आपकी क्रिएटिविटी थी। जब उसको आपने रियलिटी में कन्वर्ट किया और एक नया बिजनेस बना दिया, जैसे जोमेटो और स्विगी, तो जब आपने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया, वो आपका क्या था? इनोवेशन था। यानी कि जोमेटो और स्विगी का आपका एग्जांपल है, जिसके दिमाग में आया होगा कि फूड को डिलीवर कर सकते हैं, वो आपका आइडिया था, वो क्रिएटिविटी थी। लेकिन जिसने जोमेटो और स्विगी बनाई उस आइडिया के बेसिस पे, उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया, तो वो आपका क्या था? इनोवेशन था। ठीक है। तो ये भी आपके बिहेवियर के अंदर होना चाहिए। अब देखो, मैं आपको एक आगे चीज बताता हूं, इंपोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। जब आपके बिहेवियर के अंदर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होती है, तो एंटरप्रेन्योर्स को इससे हेल्प कैसे मिलती है? एंटरप्रेन्योर्स कैसे, मतलब एंटरप्रेन्योर्स के लिए जरूरी क्यों है वो, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो एंटरप्रेन्योर्स देखो डिफरेंटली तरीके से सोच पाए। ऐसे देखो, सेम आप चीजों को बार बार में सोचोगे तो आप एक एंटरप्रेन्योर नहीं हो। हर बार एक सिचुएशन को आप डिफरेंटली अल्टरनेटिव वेज के अंदर सोचते हो। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर के लिए क्रिएटिविटी एंड जो आपका इनोवेशन है वो जरूरी है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसीलिए आपका जरूरी है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ताकि वो डिफरेंटली सोच पाए। राइट। अपने प्रोडक्ट्स को, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को जिसको कंटिन्यूअसली बना रहा है, उसके अंदर टाइम टू टाइम लगातार वो क्या कर पाए? इंप्रूवमेंट कर पाए। इसलिए क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जरूरी है। राइट। एक एंटरप्रेन्योर के लिए क्रिएटिविटी और इनोवेशन इसलिए भी जरूरी है, ताकि वो जो प्रोडक्ट पहले उसने बनाए उससे डिफरेंट प्रोडक्ट भी डेवलप कर पाए। राइट। कस्टमर्स की जो जरूरत है उसको मीट कर पाए। मीट कर पाने का मतलब है उनको पूरा कर पाए। जो कस्टमर्स चाहते हैं, वो क्या उन जरूरतों को पूरा कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है? अगर आप क्रिएटिव हो एंड इनोवेटिव हो, इसका मतलब आप उनकी जरूरतों को, जो उनकी जरूरतें उनको आप पूरा कर पा रहे हो। एंड लास्ट आपका है गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिशन से आगे निकलने के लिए भी आपके अंदर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन होना जरूरी है। राइट। सो दिस इज द थर्ड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ठीक है। फोर्थ आपका है रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। देखो, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी के अंदर एक एंटरप्रेन्योर जब काम करता है तो रिस्क जो है एक बहुत ही कॉमन चीज है उसकी जर्नी के अंदर। राइट। और उस रिस्क को मैनेज करना भी उसी का टास्क है। तो अगर आपके अंदर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, आपके बिहेवियर के अंदर अगर ये एबिलिटी है कि आप रिस्क ले सकते हो, और अगर रिस्क है उसको मैनेज कैसे करना है, देन यू आर एन रियल एंटरप्रेन्योर। राइट। अब रिस्क टेकिंग का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी का आना। एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको जो है रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके आप आगे सर्वाइव कर पाओगे, वरना वहीं पे आपका जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा? आपकी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। राइट। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं हमेशा ही कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, कभी भी ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज कि एंटरप्रेन्योर्स हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं? बाय एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑफ द कंप्लीट बिजनेस। क्या मार्केट में चल रहा है, मार्केट रिसर्च करेंगे, बिजनेस पूरा उसको एनालिसिस करेंगे, तब जाके वो रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क होता है, ब्लाइंड रिस्क नहीं होता है। राइट। तो मीनिंग क्या है आपका? एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी। हर एक बिजनेस के अंदर अनसर्टेनिटी होती है। एंटरप्रेन्योर्स हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो रिस्क लिया है या फिर रिस्क आने वाला है कोई भी, उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम आने वाली है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये रिस्क आने वाला है, तो अगर आपको वो पहले ही पता चल जाए तो उसका इंपैक्ट आप कम कर सकते हो। उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना अपने बिजनेस के अंदर, पहले ही आपको पता चल जाए और उसके बेसिस पे आप उसका इंपैक्ट कम कर दो। उस रिस्क को आने से पहले उस सिचुएशन को संभाल लो, मैनेज कर लो। तो वो आपका है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर रिस्क टेकिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो एक एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेने से पहले जिनके ऊपर फोकस करना जरूरी है, इन चीजों को एनालाइज करना जरूरी है। अगर वो रिस्क ले रहा है तो इन चीजों को पहले एनालाइज करे, उसके बाद रिस्क ले। नहीं तो फिर वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं होगा, वो ब्लाइंड रिस्क हो जाएगा। तो इन सिचुएशंस को आपको, इन फैक्टर्स को देखना है। उस आफ्टर द एनालिसिस ऑफ दीज फैक्टर्स यू कैन टेक रिस्क, अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो।
राइट। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है? सबसे पहला डिमांड एंड सप्लाई, कितने लोगों की जो है डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, क्या आप उस सप्लाई को पूरा कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज गुड, वेल एंड गुड, देन इट विल इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, राइट। अगर हाँ डिमांड और सप्लाई में कहीं भी आपको फ्लक्चुएशंस दिखती हैं तो उसके बेसिस पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन डिमांड और सप्लाई जो है अगर आपके सही चल रहे हैं, जितनी डिमांड की उतनी सप्लाई हो रही है, देन द सिचुएशन इज गुड, सिचुएशन सही है, राइट। उसके बाद है कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, जो कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है, जो भी उम्मीदें हैं आपके प्रोडक्ट से, क्या आप उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पा रहे हो आपके प्रोडक्ट के थ्रू और आपके सर्विस के थ्रू। अगर नहीं कर पा रहे हो देन इट मींस आपको रिस्क लेने की जरूरत है, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर कुछ नया करने की जरूरत है, क्योंकि नहीं तो फिर आपका बिजनेस ऐसे सिचुएशन में चला जाएगा कि जैसे बोलते हैं ना कि डाउनग्रेड हो गया, यानी कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा बल्कि उसका डाउनफॉल होगा। ठीक है, अगर आप इन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं अगर ये सही है, देन इट मींस आपका आप जो है इन सिचुएशंस को पहले भांपें, उसके बाद आप रिस्क लें। मार्केट कंपटीशन, मार्केट में जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसको पूरा एनालिसिस करो कि वो आपसे अलग क्या दे रहे हैं, राइट। अगर मार्केट में आपका कंपटीशन जो है आप उनसे आगे हो तो इट मींस सिचुएशन सही है। लेकिन कहीं भी आपको ये लग रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे जा रहे हैं, वो क्वालिटी के मामले में हो सकते हैं, डिमांड और सप्लाई के मामले में हो सकते हैं, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस के मामले में हो सकते हैं, ट्रेंड्स के मामले में हो सकते हैं, तो इसका मतलब आपको रिस्क लेने की जरूरत है, कुछ नया करने की जरूरत है। फोर्थ आपका फैशन एंड ट्रेंड्स, जो नए आपके जो ट्रेंड्स है अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको रिस्क लेने की जरूरत है। तो नए ट्रेंड्स के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, ठीक है, यानी कि आपके पास पैसा, अब आगे बिजनेस को रन करने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है देन इसका मतलब सिचुएशन बहुत ही बुरी होने वाली है। फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी को चेक करें, उसके बाद ही आप रिस्क लें, ठीक है। टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, इस फैक्टर को भी चेक करो। अगर टेक्नोलॉजी आप औरों से एडवांस ले रहे हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, देन यू आर डूइंग वेल। अगर ऐसा है कि टेक्नोलॉजी औरों से पीछे है, एडवांस नहीं है, देन यू नीड टू टेक रिस्क, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर लग रहा है नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब गड़बड़ है, वहां पे आपका बिजनेस मतलब रिस्क वाले सिचुएशन में है, राइट। एंड सोशल एनवायरनमेंट, आपका जो एनवायरनमेंट है और सोशल एनवायरनमेंट है, क्या आपके बिजनेस से वो सेटिस्फाई है, ठीक है। अगर वो नहीं है, क्या वो आपसे इंस्पायर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, क्या एक आप सोसाइटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक चेंज लेके आ पा रहे हो नहीं लेके आ पा रहे हो। इस सिचुएशन को देखो, उसके बाद ही आपको रिस्क लेना है, राइट। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट का जो आपका पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में हम बात करें। देखो रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, आपके बिजनेस के अंदर जितने भी रिस्क हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर लो, राइट। पूरा जो आपने प्लानिंग की थी उसको ध्यान से देखो, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसको आप सही तरीके से आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे गैप्स आपको दिख रहे हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वहां पे आपको रिस्क पता चल जाएंगे, राइट। एनालाइज पॉसिबल प्रॉब्लम्स, रिस्क जो आपके सामने निकल कर आए वहां से आप ये देखो कि अब इस रिस्क के कारण प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं, पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, क्योंकि रिस्क जब आता है तो प्रॉब्लम्स आती है, राइट। तो जब आपको प्रॉब्लम्स का पता चलेगा उसके बाद आप अल्टरनेटिव तरीके देखोगे कि एक प्रॉब्लम को किन अलग अलग तरीकों से सोल्व किया जा सकता है, राइट। तो उसको सोल्व करने के आपके अल्टरनेटिव तरीके कौन कौन से हैं उसके बारे में हम काम करेंगे। अब जैसे आपको ये पता चल गया कि इसके ये अलग अलग तरीके हैं, तो आप हर एक प्लान के लिए, हर एक अल्टरनेटिव प्लान के लिए आप एक बैकअप प्लान रखोगे। जैसे आपने ये स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, रिस्क खत्म हो जाए, रिस्क जो है उसका इंपैक्ट कम हो जाए, तो इसका मतलब आपको उसके लिए बैकअप प्लान भी रखना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं किया तो उसके लिए पीछे भी आपके पास एक प्लान है, राइट। उसके बाद आप उनको इंप्लीमेंट करो, आपके रिजल्ट्स को मॉनिटर करो, यानी कि जो आपने प्लान बनाया था वो काम किया नहीं किया, अब उसमें भी कहां पे कमी रहेगी। और लास्ट आपका लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अब प्लानिंग करने के बाद भी आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई और यहाँ पे जो है सिचुएशन खराब हो गई है, तो अपनी मिस्टेक्स, जो लास्ट आपने मिस्टेक्स की हैं उनसे सीखो, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना एक एंटरप्रेन्योर की बेस्ट क्वालिटी होती है। ये उसके उसके लिए बहुत ही अच्छा उसका एक एटीट्यूड होता है। सो दिस इज रिस्क टेकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी।
ये बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी के अंदर है। अगर आपके बिहेवियर के अंदर रिस्क लेना और रिस्क को मैनेज करना अगर ये आपके अंदर एटीट्यूड है, स्किल है, एक्सपर्टीज है, क्वालिटी है, देन यू आर एन रियल एंटरप्रेन्योर, राइट। तो आई होप अभी जो है इस वीडियो में मैं जो है इसको इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर ये आगे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी के अंदर भी 5 टाइप की भी कॉम्पिटेंसी अभी और बाकी है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी सीरीज को मैं कंटिन्यूस रखूंगा। एंड जब भी आप वीडियो को देखते हो तो जो भी ऐसा लगता है कि आपको फीडबैक, आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर आप ऐसा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक जरूर लिख दें, ताकि मैं उस चीज को और ज्यादा इंप्रूव कर पाऊं, राइट। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना